आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एसएससी जीडी में से संबंधित जो मैथ के सजेस्टेड क्वेश्चन हम उनके ऊपर बात करेंगे। और ये सजेस्टेड क्वेश्चन जो हमने कवर जो किया है वो आपके प्लेटफॉर्म प्रकाशन जो हर एक बार किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपना सेट निकालती है, हम उन्हीं में से इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं। और इसमें कुछ 25 सेट है, उस 25 सेट का डिस्कशन, मैथ के जितने भी क्वेश्चन उनका डिस्कशन मैं कराऊंगा। और प्रत्येक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन का डिस्कशन देखने को मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। मेरा 51 नंबर क्वेश्चन जो वो इसमें कहा जा रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसे थोड़ा सा हम डीपली रूप से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें बताया गया है कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य जो है वह 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने ये इस बात को अच्छी तरीके से, यही बात बोला गया है, इस बातों को हमने लिख लिया। अब अगर हम बोलूँ कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर रेशियो की बात करूँ, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर मैं रेशियो लिखना चाहूँ तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो राशि बराबर के रूप में इस प्रकार से दिया गया और अगर उनका रेशियो लिखना हो तो उनके संख्यात्मक मान को आपस में पलट देते हैं, तो ये हमारा रेशियो लिखा गया। मेरे कहने का मतलब अगर 2a = 3b रहता है, अगर a रेशियो b लिखना रहता है तो इसका संख्यात्मक मान ये हो जाता है और इसका संख्यात्मक मान, यही हमारा रेशियो कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ रेशियो सक्सेसफुली रूप से लिख लिया है। अब चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि क्रय मूल्य 7 है और विक्रय मूल्य 10 है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि लाभ होगा। और हमें इसमें पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालने, तो हम लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुने का 100, ये हम लोग सूत्र जानते हैं। इस सूत्र पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ लाभ की बात करें तो कितना लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य 7 है और बटे 100 है। तो ये हमारा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 300/7 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 42.6/7% लाभ, जो कि आपका आंसर नंबर बी आएगा। चलिए अब 52 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन जो वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से ही रिलेटेड है। ज़रा हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। काफ़ी आसान सवाल, हालांकि देखने में भयंकर लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे और आप जल्दीबाजी में बना पाइएगा। 2 साइकिलों में से प्रत्येक 3990 रुपया में बेची गई, जिससे एक पर 5% का लाभ तथा दूसरी पर 5% का हानि हुई, तो पूरी सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। तो इनके लिए इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हमको ये चीज़ देखना है कि इनका जो विक्रय मूल्य है उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। ये आपको फंसाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ इसमें आपको एक सूत्र याद रखना। और इस टाइप का अगर आपके पास सवाल दिया रहा है जिसमें कि एक में लाभ हो रहा है ना और दूसरे में हानि हो रहा है, तो उस स्थिति में इस टाइप के सवाल में हमेशा हानि ही होता है। और हानि होता है तो उनके लिए भाई लोग आपको एक सूत्र मात्र ध्यान में रखना है, यही सूत्र कि कॉमन लाभ या हानि। आपको कॉमन लाभ या हानि, कॉमन लाभ या हानि बट्टा 10 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ कॉमन लाभ या हानि की बात करें तो ये कॉमन लाभ या हानि 5 है और बट्टा 10 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 25/100, क्योंकि 5 का होल स्क्वायर 25 और 10 का होल स्क्वायर 100 हो गया। तो हमारा 0.25% ये हानि होगा, जो कि आपका आंसर नंबर डी में है। चलिए अब 53 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है 53 नंबर का सवाल। इसमें कहा जा रहा है कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। इसका मतलब ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे तक सवारी क्या होगा, चला होगा। तो इसका मतलब ए द्वारा जो है जो दूरी तय की गई वो दूरी कितना होगा ए द्वारा तय दूरी। तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है और 4 घंटा लग रहा है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। तो 4 गुने समय हमने लिखा, तो ये 16 किलोमीटर की दूरी तय की। उनके बाद यहाँ कह रहा है कि बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा चलता है। तो बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम पीछा चलता है, तो इसका मतलब हमें सापेक्ष चाल निकालना होगा। और सापेक्ष चाल को मैं मोटी तौर पे एक बात आपको बता देता कि अगर किसी वस्तु के रिगार्डिंग अगर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या कारें अपना उस वस्तु तक पहुंचने के लिए अगर किसी भी चाल से चलना प्रारंभ करती है,
तो दूसरी वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा लगाई जाने वाली चाल को ही सापेक्ष चाल कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ जो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और बी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो ए की अपेक्षा बी कितना ज़्यादा चाल का इस्तेमाल कर रहा है, 6 किलोमीटर का, तो वही सापेक्ष चाल हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में आएगा तब, अगर ये इस तरीके से आएगा, ये अगर इस तरीके से आएगा, तो उस स्थिति में सापेक्ष चाल जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस वस्तु तक पहुँचने के लिए भी चाल लगा रहा और ये भी चाल लगा रहा, तो उस स्थिति में जुड़ जाएगा। एक ही दिशा में जाएगा तो दूसरे के रिगार्डिंग घट जाएगा। तो अगर हम यहाँ सापेक्ष चाल की बात करें, तो सापेक्ष चाल की बात करें, सापेक्ष चाल, तो ये हमारा सापेक्ष चाल हो जाएगा 10 - 4 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा सापेक्ष चाल हो गया। तो पकड़ने में लगा समय हम निकाल सकते हैं। पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा, चूँकि हमारे पास तो दूरी दिया गया है 16 और यहाँ जो है चाल हमने निकाल लिया है, तो 16/6 घंटा ये हमें पकड़ने में लगेगा। और उनके बाद हमें अभीष्ट दूरी निकालना, मतलब कि उसे पकड़ने में कितनी दूरी लगेगी। ये तो समय निकला है, अब दूरी निकालना है कि अभीष्ट दूरी, मतलब कि बी ए को कब पकड़ लेगा। तो सबसे पहले बी की चाल देख लेते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है और समय तो निकल ही चुका है, तो उसके चाल से गुना कर देंगे। तो ये इससे गुना कर देते, 3 बार में ये कटा, ये 5 बार में, तो ये 16/80/3 हो गया। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 26.666666 आते रहेगा। लेकिन आंसर में हम देख रहे हैं कि संख्या के पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 26.6 लिखते हैं, 26 पॉइंट, लेकिन उसके आगे वाली संख्या देख रहे हैं 5 से बड़ी है, तो इसलिए 26.7 किलोमीटर ये हमारा आंसर हो गया। अब 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 53 नंबर के जैसा ही आपका 54 नंबर का भी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्या करा, एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तो धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करता है। तो तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ क्या करा, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में करा, तो भाई लोग क्या निकालना पड़ेगा, सापेक्ष चाल, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है ना, एक आदमी है उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। और सापेक्ष चाल इक्वल टू हमने बोला कि एक ही दिशा में अगर चल रहा होगा तो जो अधिक स्पीड वाला हो उसमें से कम वाले को घटा लेंगे, तो ये हमारा निकल गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये जो सवाल दिया गया ये 18 सेकेंड दिया गया और हमारा आंसर मीटर में कह रहा है, तो इसका मतलब हमें जो है यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को हमें जल्दी से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। और आप लोग भी जानते हैं कि अगर इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और 5/18 से गुना हमने किया तो ये कट गया 2 से 9 बार में और ये 14 बार में, तो ये हमारा हो गया 70/9 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा जो मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। और हमारे पास समय तो दिया गया है कि समय दिया गया 18 सेकेंड में इसको पार कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, दूरी या लंबाई निकालना। एक चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहता हूँ। मान लेते हैं यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है और इस पेन को हम तत्काल के लिए ट्रेन मान लेते हैं। इस पेन को तत्काल के, अगर इस व्यक्ति को मैं बोलूँ, यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा व्यक्ति बना लेते, चलिए बड़ा व्यक्ति हो गया। अगर इस बड़ा व्यक्ति को, इस व्यक्ति को हम मान लेते इस ट्रेन, ये ट्रेन है, अगर ये इसको पार करेगा तो कितनी दूरी तय करेगी, इस बात को अगर पूछ रहा है, तो ये पूरा जो है ट्रेन इस व्यक्ति का पार होते होते इस प्रकार से पार हो जाएगा, तो ही ये इसकी दूरी कहलाएगी। मतलब कि इस ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी ही दूरी तय करेगी ना इसे पार करने में। तो वही हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई निकाल दीजिए या दूरी निकाल दीजिए, बात बराबर है। तो यहाँ लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई निकाल दीजिए, तो लंबाई बराबर या दूरी बराबर, वही फार्मूला क्या होता है, चाल गुना समय, तो 70/9 और गुने 18, 9 दूनी 18, ये कट गया 140 मीटर। ये हमारा दूरी निकल चुका है। 55 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर का जो सवाल जो कहा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 32 लीटर अल्कोहल के विलयन में 32 लीटर अल्कोहल के विलयन में 12% जल था। मतलब 32 लीटर जो है अल्कोहल का विलयन था, 32 लीटर ये अल्कोहल का विलयन है। और उनमें जो है अगर मैं जल की मात्रा पूछूँ तो जल को हम कुछ देर के लिए H2O लिख देते हैं और अल्कोहल को OH लिखते हैं। अगर इसका रासायनिक सिंबल होता है OH और इसका H2O, तो हम कुछ भी, आप जल चाहे अल्कोहल हिंदी में भी लिख सकते हैं। हम रेशियो निकालने के लिए यहाँ लिखे, तो ये इसमें 12% जल था, तो इसका मतलब टोटल है 100। टोटल इस किसी भी रेशियो में किसी भी चीज़ के वस्तु को हमेशा 100 माना जाता है, जिसमें 12% जल है। इसका मतलब 88% अल्कोहल रहा होगा। अगर 88% अल्कोहल रहा होगा तो मैं कहूँ कि यहाँ टोटल है 32 लीटर, तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे तो 88 और प्लस 12, तो यहाँ हो गया 100। हमें निकालना है क्या, जल निकालना है। तो जल निकालने के लिए इससे गुना करेंगे, तो चलिए इससे काट देते हैं। 25 और
8 चौका 32, तो 12 अठे हो गया 96/25, 96/25 लीटर इसमें जल होगा। ठीक, ये हमारा जल का रेशियो निकल चुका है। उनके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाते हैं, मतलब 32 लीटर बिलियन में 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाते, तो बचा कितना, 6 लीटर बचा। शेष बिलियन में पानी की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, शेष बिलियन में पानी की प्रतिशत मात्रा पूछा है। तो 6 लीटर बिलियन में तो हमें तो मालूम, अब जो बचा बिलियन उसमें तो हमें मालूम नहीं कि कितना अल्कोहल और कितना जल है, तो हम इसे जो है x% हम मान लेते हैं पानी है, चूँकि प्रतिशत पूछ रहा है पानी का, इसलिए परसेंट मान लिया। अगर प्रतिशत नहीं पूछता तो हम सिर्फ x मानते, तो हम मान लेते हैं कि इसमें x% जो है पानी बचा होगा। अब एक बात बताइए, अगर 6 लीटर बिलियन में x% पानी जो बचा होगा, तो इससे जो बिलियन में जो पानी की जो मात्रा निकलेगी वही मात्रा इसमें जो पानी की होगी सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि जो ये जो बिलियन जो था 32 लीटर उसमें अल्कोहल और जल दोनों था, लेकिन दूसरा वाला बिलियन में 26 लीटर सिर्फ अल्कोहल निकाला गया था, पानी नहीं निकाला गया था, तो इसलिए पानी की मात्रा यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह समान ही रहा होगा। तो ये 96/25 हो गया। चलिए 6 गुना प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में नीचे में 100 आएगा, तो ये 96/25 हो गया। अब इसको ज़रा x का वैल्यू को निकालते हैं, तो ये 96/25, और अगर 100 इस साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 100 और 6 नीचे आ जाएगा, तो 25 चौका 100 और 16 छक्के 96, ये हमारा हो गया 64 लीटर, 64%, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 56 नंबर जो आपका क्वेश्चन, उसमें कहा जा रहा है कि नवीन के 8 महीने का औसत मासिक खर्च 210 रुपया और अगले 4 महीने का 250 रुपया है, तो उसने 1500 रुपये की बचत की, तो उसकी मासिक औसत आय पूछा जाए। बहुत ही सिंपल सवाल आपका 56 नंबर का। चलिए इसका 8 महीने का हम सबसे पहले टोटल खर्च निकाल लेते हैं। ये तो औसत खर्च है, तो हम 8 महीने का इसका 8 मंथ का टोटल खर्च निकाल लेते हैं। ये 8 महीने का टोटल खर्च इनका हो जाएगा हमारा 210 गुने 8, चूँकि औसत है तो औसत में संपूर्ण संख्या से अगर गुना करते तो वो निकल जाता, तो ये 1680 हो गया। और यहाँ 4 मंथ का भी इनका टोटल खर्च हम निकाल लेते, चूँकि 4 मंथ का जो औसत खर्च 250 है, तो टोटल खर्च निकालेंगे तो ये हमारा हो गया 1000। तो ये टोटल अगर जोड़ ले इसका खर्च, तो ये हमारा हो गया 2680 रुपया, ये टोटल खर्च हो गया। और यहाँ जो ये साल में बचत कर लेता है कितना, ये 1 साल का निकल चुका, और 1 साल की इसकी बचत भी हमें दिया गया है। कितना बचत दिया गया, 1500 रुपया। तो अब अगर इन सभी को जोड़ ले तो ये हमारा हो गया 4180 रुपया, इसका जो है टोटल आय हो गया। लेकिन ये जो आय जो हुआ ये साल की आय हुआ, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा, मासिक औसत आय पूछ रहा है। तो अब जानते हैं कि 1 साल में 12 महीना होता है, तो इससे 12 से भाग लगा देंगे। अगर 12 से भाग लगाएंगे तो ये आपका कट का हो जाएगा 348.33 रुपया, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इसको आप जो है 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन पहला तरीका से अगर बनाइएगा तो आपको बड़ी भार पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ कह रहा है कि खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ जाता है तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य 15% बढ़ जाता है। किसी कर्मचारी की खाद्य पदार्थ है ना अन्य उपभोग की वस्तुओं का खर्च का अनुपात दिया गया 2:5। उसकी वर्तमान वेतन 3500 रुपया है, तो उसके वेतन में कितनी की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले स्तर से ही वस्तुओं का उपभोग कर सके। चलिए यहाँ सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है, यहाँ खाद्य पदार्थ और उपभोग की वस्तु, उपभोग वस्तु का यहाँ इनका रेशियो हमें दिया गया, ये रेशियो है 2:5 का रेशियो, ठीक। और यहाँ करा कि इसका 10% बढ़ जाता है। अगर 2 का 10% निकालेंगे तो 0.2 निकलेगा, 15% फिर इसका निकालेंगे तो फिर पॉइंट में निकलेगा, फिर उनको हम जोड़ेंगे तब न पता चलेगा कि कितनी रुपया की राशि बढ़ोतरी हुई है। तो इसका अगर हम पॉइंट निकालने में हमें बड़े भार पड़ेगा, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। रेशियो में हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम रेशियो के दोनों भी टर्म में आपस में गुना कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे गुना किए तो ये 200 हो गया, ये 500 हो गया, टोटल जोड़ के हमारा हो गया 700। अब यहाँ इसका जो है हम 10% इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ करा कि इसका 10% बढ़ गया, जिसका 10% यहाँ बढ़ा देते तो 100 का 10% 10 हो गया, चूँकि 200 है तो इसलिए 200 का 10% 20 हो गया, तो मतलब ये 220 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 15% बढ़ाना, तो 100 का 15% 15 होता है, यहाँ 500 है तो 15 75 मतलब 575 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको अगर जोड़िएगा तो ये हो गया 5 2 795 हो गया इसका रेशियो बढ़ाने के बाद। तो ये कह रहा है कि इसकी वर्तमान वेतन, मतलब पहले वाला वेतन था 700, यहाँ रेशियो के अनुसार 700 है पहले वाला वेतन, रेशियो के अनुसार ये पहले वाला वेतन 700 है, लेकिन हमें यहाँ दिया गया है 3500,
और 3500 दिया गया है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्तमान वेतन, अभी वाला वेतन में कितना हमें बढ़ोतरी किया जाना चाहिए ताकि उपभोग में कोई भी फर्क नहीं पड़े। तो हम सबसे पहले यहाँ निकाल लेते एक बराबर, तो ये हमारा हो गया एक रेशियो बराबर 3500 और अपॉन 700, तो इसलिए 795 इक्वल टू 795 रेशियो बराबर, तो 3500 अपॉन 700 गुने 795, तो ये कट गया 7 पंचे 35। ये अगर हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा हो जाएगा 3975 ये हो गया। ये बाद वाली राशि हो गया, मतलब 3975 रुपये का उसे खर्च पड़ रहा है ये उपभोग की वस्तुओं की बढ़ोतरी के कारण। तो इसका जो वेतन जो है वो तो वेतन है कितना, वेतन है इसका वेतन है 3500 ही, लेकिन 3975 का, तो मतलब कि इसकी वेतन में कितने की वृद्धि करना पड़ेगा, 475 रुपये की इसे वृद्धि करना पड़ेगा, तभी ये जो है उस चीज़ का संतुलित रूप से खर्च कर पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर का जो आपका क्वेश्चन एडवांस मैथ से रिलेटेड है, लेकिन काफ़ी सिंपल सवाल पूछा है। कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दी गई है, आधार की त्रिज्या इतना और ऊंचाई इतना, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई भी दी गई। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का अनुपात करा निकाल ले। तो सबसे पहले शंकु का आयतन और किसका आयतन, बेलन के आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहा है। शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसका आयतन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इनका होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसका होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 नहीं, गलती सॉरी। तो ये हमारा हो गया 1/3 पाई, और आर का वैल्यू यहाँ दिया गया शंकु का कितना है, इसकी त्रिज्या है तो 3 का स्क्वायर हो गया, और इसकी ऊंचाई है 5, और यहाँ से हो गया पाई, और इसकी त्रिज्या है 2 का स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई है 4। तो ये 3 से 1 3 कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये पाई कट जाएगा, तो ये हो गया 15, और ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, तो 15:16 का रेशियो, जो कि आंसर नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि ये भी एडवांस मैथ से रिलेटेड है, लेकिन बहुत सिंपल सवाल पूछा जाता है जीडी में एडवांस मैथ से। तो यहाँ कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर आयत का परिमाप दिया गया। चलिए देखिए, कह रहे हैं उलझाने वाला क्वेश्चन हो, वर्ग की भुजा कह रहा है ज्ञात करने। सबसे पहला कह रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वह क्षेत्रफल बराबर है किनके क्षेत्रफल के बराबर, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, लेकिन आयत की यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, लंबाई दिया गया है, और हमें चौड़ाई निकालेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अगर इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे तब ना वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ लंबाई निकाल दिया गया है, लेकिन चौड़ाई नहीं दिया गया। लेकिन चौड़ाई निकालने का भी तरीका दिया है, वो क्या दिया है कि इसका परिमाप दिया गया। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई निकालते हैं, तो परिमाप के सहारा से। तो परिमाप इक्वल टू होता है, चूँकि आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका परिमाप का वैल्यू दिया गया 80, 2 इंटू इसकी लंबाई की वैल्यू दिया गया है 32, और चौड़ाई तो दिया नहीं गया है, तो चौड़ाई को चौड़ाई ही लिख देते हैं। चलिए, तो अब जो ये 2 को इस साइड भेजेंगे तो इससे भाग लग जाएगा, 40 हो गया, ये इससे कट जाएगा ना 40, तो 40। अब ये 32 को इस साइड भेज देंगे तो ये हमें बच जाएगा यहाँ चौड़ाई। अगर चौड़ाई की बात करें तो यहाँ से हो गया 8, मतलब कि इसकी चौड़ाई कितनी रही होगी, 8 रहा होगा। तो यहाँ लंबाई तो हमको पहले से मालूम था और चौड़ाई हमें मालूम चल गया, मतलब कि आयत का जो क्षेत्रफल जो होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो 32 गुने 8 के बराबर होगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, अब हम यहाँ से निकालना है कि वर्ग की भुजा निकालना। तो वर्ग की भुजा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, रूट अंडर क्षेत्रफल, है ना, रूट अंडर क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, जिसका क्षेत्रफल है 32 गुने 8। चलिए इसको खंड करते हैं। अगर हम इसको खंड करें तो इसको लिख देते हैं 16 गुने 2, 32 को 16 गुने 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 गुने 4 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुने 4 लिख सकते हैं। 4, अब यहाँ 16 का जो है अगर इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो 4, यहाँ 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन के ऊपर।
ये 60 नंबर का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक बार आपको हर एक एग्जाम में ये देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया गया कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर का अनुपात 3:2:1 के अनुपात में, यदि प्रत्येक पेन रबर का मूल्य जो है इस अनुपात में है तो पूरे डिब्बे की खर्च की गई राशि 720 रुपया है। तो बॉक्स में पेनों की संख्या पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ जो हमें कहा क्या जा रहा है कि पेन है और पेंसिल है और रबर है, ये 3 एस्टीमेट बॉक्स के। इसकी संख्या की बात करें तो इनका संख्या का अनुपात दिया गया है 3:2:1 और इसके मूल के भी बात किया गया है। इसका मूल भी दिया गया है 3:2:2, 3:2:2 के रेशियो में दिया गया। अगर हम इसके कुल मूल की बात करें, चूँकि तीन पेन है और एक पेन का मूल 3 है तो ये हो गया 9, और यहाँ 2 रुपया एक पेंसिल का मूल है, पेंसिल 2 को है तो 4 रुपया हो गया, और एक रबर है, एक रबर का मूल तो 2 रुपया तो ये 2 हो गया। तो यहाँ कहा गया है कि टोटल राशि जो 720 रुपया है, और यहाँ अगर हम टोटल राशि को जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया 4×2 6 और 9×6 हो गया 15, ये अर्थात 15 जो है 720 के इक्वल टू हो गया। तो अगर एक रेशियो की बात करें तो ये 720/15 हो जाएगा। अब इनसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि पेनों की संख्या निकालें। अब यहाँ पेन की संख्या कितना है, 3 है ना, तो यहाँ पेन की संख्या चूँकि हमें 3 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो 720/15 × 3, तो 3×5 = 15 कट गया, 5 से 20 को काटिए, 5 × 1 5, 5 दूनी 10, 5 × 20, तो अर्थात पेन की संख्या कितनी होगी, 124 पेन होगा, जो कि आपका आंसर नंबर थोड़ा लगता है 5 यहाँ 5 चौका 20 में होगा, काटने में 5 × 1 5, 5 चौका 20 और फिर 5 चौका 20, 144, तो अर्थात 144 आपका पेनों की संख्या 144, जो कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मैथ से संबंधित कोई भी डाउट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, उस पर आप मैसेज करके मैथ से संबंधित कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट जल्द ही आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और अन्य क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।